नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने मुझे एक विशेषज्ञ के तौर पर एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया और विषय था प्राकृतिक खेती और उससे जुड़ी निवेश की संभावनाओं के बारे में। आपने सुना ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं और उसी विषय पर आज हमने बात की इस कार्यक्रम में। इससे पहले कि आप वो वीडियो देखें, वो रिकॉर्डिंग देखें, मैं देवेंद्र जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और राहुल शर्मा जी जो हमारे एंकर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की एंकरिंग की। तो राहुल जी और देवेंद्र जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक, इसके जो आपको पसंद आया कि नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे वो देखते हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश पे प्रसारित हुआ ये लाइव कार्यक्रम। थैंक यू साथियों, नमस्कार। आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम निवेश में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि में निवेश की संभावनाएं, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं संकल्प शर्मा जी, जो कि कृषि निवेश विशेषज्ञ हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, जिसमें आप अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्नों को इस कार्यक्रम में फ़ोन के द्वारा आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर फ़ोन करके आप हमारे विशेषज्ञ से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, जो है कि प्राकृतिक खेती जी। तो सर, प्राकृतिक खेती में निवेश की क्या संभावनाएं हैं और क्या अवसर हैं, इस विषय में हम जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा आपने एक सवाल किया है, क्योंकि प्राकृतिक खेती आज के समय में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी इसको एक अभी आनंद गुजरात में काफ़ी बड़ा अधिवेशन हुआ, वहाँ इसको राष्ट्रीय स्तर तक हम इसको प्रमोट करने जा रहे हैं। जी। तो प्राकृतिक खेती में निवेश की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं जी। क्योंकि आज के समय में नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोड्यूस है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जी। तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली आप इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ज़्यादा इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जी। तो एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है नेचुरल फार्मिंग को ध्यान में रखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट का। जी। सर, कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये रहता है कि पहले से जो हम खेती करते चले आ रहे हैं, जो हमारे किसान भाई जिस तरीके से खेती में लगे हुए हैं, कुछ जो हैं रासायनिक खेती में काफ़ी समय से हैं, कुछ जैविक खेती में आ गए हैं, तो अब अगर उन्हें इस क्षेत्र में आना हो तो कैसे, मतलब इस क्षेत्र में वो शुरू करें कि रासायनिक खेती, उनकी ज़मीन की स्थिति जो है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात होगी कि अगर अब हम प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं, शायद इसमें उत्पादन कम हो, इसमें जो लागत निकलनी चाहिए, जो मुनाफा होना चाहिए, शायद वो मुनाफा ना हो पाए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भी खेती होती आ रही है और पहले भी बिना किसी रसायन के हम खेती कर रहे थे। जी। कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उत्पादन के उसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में लाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसमें रसायन का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन प्राकृतिक खेती में भी आप, क्योंकि प्राकृतिक खेती में लागत कम होती है, जब लागत कम होती है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये सोच कि अगर हमारा पहले साल उत्पादन कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राकृतिक खेती को अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जब प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं तो उसके 4 स्तंभों को अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, उसको अच्छे से आप अमल में लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल पहले साल में ही आपका उत्पादन जितना रासायनिक खेती में आप ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ में है, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। अपना प्रश्न पूछें। नंद स्वरूप जी, आपको आवाज आ रही हो तो अपना प्रश्न पूछें। मैं जानना चाहूँ कृषि के क्षेत्र में किस दिशा में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे खेती बाड़ी हम लोग करते हैं तो 6 महीने में, 1 साल पे पैसा मेरे पास आता है, तब हमें निवेश करने का मौका मिलता है। जो लोग रोजगार करते हैं उनके डेली आता है, जो नौकरी करते हैं महीनेवारी आता है। तो हम एक किसान के नाते किस क्षेत्र में हमें निवेश करना चाहिए? जी। तो सवाल असल में उनका ऐसा है कि जो नौकरी कर रहे हैं, हर महीने उनके पास में पैसा आ जाता है तो वो कहीं निवेश कर सकते हैं, कोई हर दिन का कमा रहा है। लेकिन किसान ऐसा है जिसके पास ना हर महीने पैसा आता, ना हर दिन पैसा आता, एक या तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में उनके पास पैसा आता है। तो वो कैसे निवेश को प्लान करें, कैसे योजना बनाए प्राकृतिक खेती के संबंध में? देखिए, प्राकृतिक खेती की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज के समय में जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या किसानों के पास आती है कि उनके पास देसी बीज ही उपलब्ध नहीं है। जी। क्योंकि प्राकृतिक खेती में जब आप देसी बीज का उपयोग करते हैं तो उसमें उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो ऐसे मेरे से कई सारे किसान जुड़े हैं जो चाहते हैं कि उनको अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध हो। तो ऐसे किसान साथी उस तरह का एक बीज बैंक डेवलप कर सकते हैं जहाँ ये हमारे साथी किसानों को ये बीज प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये
कि आप अगर गांव में हैं और आपके पास अच्छी खासी मात्रा में गाय उपलब्ध हैं, गौशाला है, तो उससे भी आप एक डिफरेंट वे में इन्वेस्टमेंट, एक अपॉर्चुनिटी आप तलाश कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय में घन जीवामृत जैसे गोबर की हम खाद जिसकी हम बोलते हैं, वो आप बना बनाकर हम किसान साथियों तक दे सकते हैं। ऐसे कई शहरों में जो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके पास गोबर नहीं है, उनके पास गौमूत्र नहीं है, उनके पास कोई ऐसा नेचुरल पेस्टिसाइड भी नहीं है जिसका वो उपयोग कर हाँ, सकें। बिल्कुल। तो ऐसे कई मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि वो उनको ये उपलब्ध कैसे हो पाए। तो इस तरह के नेचुरल पेस्टिसाइड जो हमारे कई पत्तों का अर्क आप निकाल के जो कीटनाशक बनाते हैं, वो आप पैकेजिंग करके इस तरह के कस्टमर्स को आप दे सकते हैं। गोबर की खाद की पैकेजिंग करके, घन जीवामृत हम बोलते हैं प्राकृतिक खेती में उसको, उसकी पैकेजिंग करके भी आप इस तरह के जो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। वाकई देखिए, जहां हम निवेश की बात कर रहे थे तो केवल आप खेती और उससे उत्पादन पर ही निर्भर नहीं है, आप इसके साथ ही उसमें कई चीजों का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आप सीधा निवेश कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आप देसी बीजों का उपयोग कर सकते हैं, उनका आप बैंक बना सकते हैं, जो लोग उसका उपयोग करना चाहते हैं उन तक आप पहुंचा सकते हैं। शहरों में जो कई लोग हैं जो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं या छोटे से क्षेत्र में सब्जियां फल कुछ उगा रहे हैं, लेकिन उनके पास में पर्याप्त मात्रा में देसी खाद उपलब्ध नहीं है या कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं है, देसी पेस्टिसाइड अगर मैं इनको कहूं वो उपलब्ध नहीं है जिसमें गोबर है, गोमातर है, तो आप इसका एक बैंक बनाएं और उन तक पहुंचाएं। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके आजीविका के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सर, जिन आप 4 स्तंभ की बात कर रहे थे, हम उसे थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि वो 4 स्तंभ क्या हैं और कैसे वो प्राकृतिक खेती पर असर डालते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे कार के उसके 4 टायर होते हैं, तो अगर एक टायर भी काम नहीं करता तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। उसी तरीके से प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ हैं। पहला है जीवामृत, दूसरा है बीज अमृत, तीसरा है मल्चिंग यानी आच्छादन, और चौथा है वापसा यानी सॉइल एरेशन। तो अगर आपको प्राकृतिक खेती में सफलता पानी है, आप चाहते हैं कि पहले ही साल से आपका उत्पादन उतना ही आए जितना आप रासायनिक खेती में ले रहे हैं, तो ये चारों स्तंभ को आपको अपनी खेती में उसका पालन करना पड़ेगा। और ऐसे किसान जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, तो आप इस तरह के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो आप उसमें भाग ले सकते हैं। जैसे मैं अपने खेत पर भी कई किसानों को निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूं और उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी अपने खेत पर दे रहा हूं कि किस तरह से आप नेचुरल फार्मिंग को अमल में लेके आके उतना ही उत्पादन आप ले सकते हैं। जी सर, जो आपने ट्रेनिंग की बात करी, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है जहां प्राकृतिक फार्मा से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही हो, और क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे जो प्राकृतिक फार्मा से जुड़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनको उस किसी प्रकार की सब्सिडी या कोई योजना का लाभ मिल सके प्राकृतिक खेती के लिए? ट्रेनिंग की हम जब बात कर रहे हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको प्रमोट किया है, तो कोशिश वही की जा रही है कि जिला स्तर पर केवीके के द्वारा उस तरह की ट्रेनिंग हमारे किसानों को हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि क्योंकि ऐसा ना हो कि अनुभव के अगर उनको अनुभव नहीं है तो हो सकता है शुरू में उनसे गलतियां हो सकती हैं। तो ये ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है और ये ट्रेनिंग आपको फील्ड पे लेना हो वो ज्यादा बेहतर होगा इसमें। सर, यहाँ एक प्रश्न उठता है, कहीं ना कहीं किसान भाइयों की तरफ से मैं ये प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं और अभी जो पद्धति पर खेती चल रही है, तो क्या प्राकृतिक खेती करने के लिए फसलों में बदलाव किया जाता है कि जैसे मान लें कि आसपास के क्षेत्र में धान की खेती हुई है, अब कोई व्यक्ति प्राकृतिक खेती से जाना चाहता है, तो क्या उसे धान छोड़कर कोई दूसरी फसल बोनी पड़ेगी या वो उसी फसल को प्राकृतिक तरीके से लेकर? बहुत अच्छा सवाल किया है राहुल जी, क्योंकि देखिए, अब फसल बदलने की जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा सा पैटर्न बदलने की जरूरत है। पुराने जमाने में एक फसल, इसका उत्तर मैं आपसे बाद में चाहूं क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ में है, अमरीक सिंह दिल्ली से, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अमरीक जी, आपको आवाज आ रही हो, अपना प्रश्न पूछें। जी हाँ नमस्कार सर, मैं अमरीक सिंह बात कर रहा हूँ। नमस्ते अमरीक जी। जी मैं संकल्प शर्मा जी को बहुत ही जानता हूँ। संकल्प जी नमस्कार। नमस्ते अमरीक जी। सर, छोटी सी तकलीफ देनी मैंने आप जी को। मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आपकी हमारे को गेहूं का जो बीज आप ऑर्गेनिक में देते हैं, क्या वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल अमरीक जी, मेरे पास जो भी प्राकृतिक बीज हैं गेहूं के या और कोई फसल के, बिल्कुल मैं किसानों को प्रोवाइड कर भी रहा हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ ऐसे कई किसान जुड़े हुए हैं जी। एक हमारा जागरूक परिवार करके एक ग्रुप भी है, तो हम कई सारे किसान आपस में जुड़े हुए हैं और एक साथ में हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की मदद करें और एक ये जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। तो ये बीज भी हम इस तरह का सीड बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सारे किसानों को ये बीज प्रोवाइड कर सकें। बहुत बढ़िया। वाकई ये वही बात है कि जहां चाह वहां राह,
अगर आप चाहते हैं इस क्षेत्र में आने के लिए तो बाकायदा आपको साथी मिलेंगे, सहयोगी मिलेंगे जो आपको जागरूक करेंगे और इस क्षेत्र में आपको आगे ले जाएंगे। तो सर हम जहां आपसे प्रश्न हमने छोड़ा हुआ था उसी का उत्तर मैं चाहूँगा कि आप पुनः हमें प्रदान करें। हाँ। कि बिल्कुल हमने कहा था कि जिस तरीके से क्या उन्हें फसल बदलने की आवश्यकता होगी जो किसान उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब पुराने ज़माने में जब खेती होती थी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, तब भी एक फसल चक्र अपनाते थे लोग। जी, जी। तो यहाँ आपको पैटर्न बदलना है बस थोड़ा सा। आप धान बिल्कुल लगाइए, गेहूं बिल्कुल लगाइए, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि हम सिर्फ रोटी नहीं खाते हैं, रोटी के साथ दाल भी खाते हैं। तो दाल रोटी मतलब कि आपको साथ में एक दलीय या द्विदलीय फसल यानी कि डाइकॉट और मोनोकॉट का साथ में आप कॉम्बिनेशन रखिए, ताकि आपकी मिट्टी को, अभी क्या हो रहा है कि हम अपनी मिट्टी से सिर्फ लिए जा रहे हैं, वापस हम कुछ उसको दे नहीं रहे हैं। तो आज का समय आ गया है कि क्योंकि रासायनिक खेती करते करते आपने मिट्टी से जो भी उसके जो न्यूट्रिशन थे वो पूरे ले लिए हैं आपने। तो समय यह है कि आप पहले अपनी मिट्टी को कुछ दीजिए, फिर आप एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको वापस कुछ दे। बहुत बढ़िया, वाकई कितनी बड़ी बात कही है कि हम केवल लेने ही लेने पर विश्वास रखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें अपनी मानसिकता को सही करने की आवश्यकता है। आज हमें देने की भी आवश्यकता है उस मिट्टी के लिए जो हमें कई वर्षों से देते चली आ रही थी। तो वहीं प्रकृति के मध्य में संतुलन बनाने के लिए आपको इस कार्य में आगे बढ़ना ही होगा। सर इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं कि आज जहाँ ग्रामीण पर्यटन की बात सामने आ रही है, रूरल जो हम बात करें टूरिज्म की बात सामने आ रही, तो उसमें प्राकृतिक खेती और रूरल टूरिज्म किस तरीके से संतुलन बिठा पाएंगे, किस तरीके से यह क्षेत्र जो है एक आजीविका के लिए बहुत अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है? देखिए, विलेज टूरिज्म आजकल बहुत प्रचलन में है और जब प्राकृतिक खेती को अगर आप उससे जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि इसके जो अवसर, इसकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो मल्टीफोल्ड हो सकती हैं। बिकॉज आज के समय में कई लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि शहर की शोरगुल से दूर वो ऐसी जगह पे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं और वहां जाकर बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठना चाहते हैं और वहां के जो प्राकृतिक उत्पाद हैं या जो भी सब्जियां हैं वो लेना चाहते हैं। तो हमारे ग्रामीण जो भाई हैं, जो किसान हैं, वो उसको इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि टूरिज्म के तौर पर आप उनको इस तरह का एक माहौल दें, एक ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल आप मॉडल क्रिएट करें, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें कि उनको लगे कि वो नेचर में आ गए हैं और नेचर के गोद में बैठ के वो प्रकृति का एक आनंद ले सकते हैं और नेचुरल फार्मिंग का भी आप उनको एक उत्पाद उनको वहां दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। वाकई आज के समय में क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सारा विश्व स्वास्थ्य की महत्व को समझ रहा है, ऐसे समय में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विलेज टूरिज्म जो है, ग्रामीण पर्यटन बहुत ही अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है। जैसा कि सर ने बताया, बस उसके क्षेत्र में आपको वैसा कार्य करने की आवश्यकता है जिससे लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। सर इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जहाँ ग्रामीण भाई हमारे जो किसानी से जुड़े हुए हैं, वहाँ के युवा आजकल देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको रोजगार की कमी के कारण वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। तो क्या प्राकृतिक खेती में ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिसकी वजह से वो वहाँ रुककर, अगर मान ले कोई खेती नहीं भी करना चाहता है तो वो कोई और संसाधन को अपनाए, लेकिन वह पलायन ना करे और वहीं उसके रोजगार के साधन तैयार हो जाएं, वहीं उसको अपनी आजीविका चला सके? वो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम जब प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हम बात करते हैं कि आपको जब एक इस तरह का बायोडाइवर्सिटी आपके फार्म पर क्रिएट करनी है, जैसे कि आप साथ में पोल्ट्री कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, फिशरीज आप कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें आप अपनी खेती में अमल में लेके आएंगे तो इनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप मार्केट तक लेके जा सकते हैं। तो उनके लिए काफी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ प्राकृतिक खेती में कि वो गांव में ही रहते हुए उनको पलायन करने की जरूरत नहीं है। एक क्लस्टर फार्मिंग भी वो कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आज के समय में जैसे मैंने बताया कि डिमांड इतनी ज्यादा है नेचुरल फार्मिंग के प्रोड्यूस की कि वो सप्लाई कम पड़ जाती है। तो आज अगर मैं भी कोई अपना उत्पाद अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, जैसे शरबती गेहूं अगर मैं लगाता हूँ, मेरे पास डिमांड अगर ज्यादा है तो मैं अगर सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ऐसे किसी किसान से बात करूंगा जो वो सप्लाई को पूरा कर सके। तो क्लस्टर फार्मिंग की भी हम जब एक ऑप्शन है कि सारे 5 से 10 किसान मिलकर एक ही फसल को ग्रो करें और उसको नेचुरल फार्मिंग के थ्रू करते हुए आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल। सर ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी विशाल है इस क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का हो चाहे इससे जुड़े संसाधनों का हो। तो वो युवाओं के लिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिससे वो वहीं रहें, वहाँ से वो जाए ना और वहाँ उनको वो सारी सुविधाएं प्राप्त हों जिसके लिए कहीं ना कहीं वो सोचते हैं और जिसकी वजह से वो गाँव छोड़कर उनको जाना पड़ता है, चाहे वह कोई इम्प्लीमेंट हो या दूसरे कुछ ऐसे क्षेत्र हो जहां वो कार्य कर सकते हैं? देखिए, आज के समय में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे स्टार्टअप्स भी आ गए हैं। तो ये स्टार्टअप्स का आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस फील्ड में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कहीं ज्यादा हैं। तो इससे रिलेटेड कई सारे आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट आप इसमें तलाश कर सकते हैं
और एक्सपोर्ट मार्केट में नेचुरल फार्मिंग या सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली आपको उसमें चाहिए होगा जी। और हमारे मध्य प्रदेश जो स्टेट गवर्नमेंट है, एमपी सोका का एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस भी है, तो उसके थ्रू अगर आप सर्टिफिकेशन करा रहे हैं तो आप अपना एक्सपोर्ट मार्केट भी आप इसमें तलाश सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज़ और मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग जो शहरों में नौकरी कर रहे हैं, शायद जिनके पास में कोई खेती का अनुभव है भी नहीं, लेकिन आज के समय में जो स्वास्थ्य का महत्व सबको दिखाई पड़ रहा है, ऐसे समय पर अगर वो ये निर्णय लेते हैं कि उनको कृषि के क्षेत्र में आना है, तो क्या ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस क्षेत्र का, कि उनका कोई जुड़ा हुआ भी नहीं है उस क्षेत्र से, तो क्या उनका इस क्षेत्र में आना सही होगा उनके भविष्य के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद जब मैं खेती में आया था तो मेरे को खेती का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि आपको खेती का बैकग्राउंड हो, खेती में आपकी डिग्री हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं खुद कॉर्पोरेट से था, 2015 में जॉब छोड़कर मैं खेती में आया हूँ। तो बिल्कुल आप अपना खेती में अपना करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। शुरुआत बस यही कि आपको करनी है कि उतना एक पैशन आपके पास होना चाहिए और एक वो रिसर्च आप प्रॉपर करके आए, क्योंकि रिसर्च के बिना अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हैं तो आपसे कई गलतियां शुरू में हो सकती हैं। बिल्कुल। तो मैं कोशिश मेरी वही करता हूं, मैं इस तरह के भी ट्रेनिंग भी लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं कि जहां जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझसे गलतियां हुई हैं, वो लोगों से ना हो, क्योंकि आज का समय है दूसरों की गलतियों से सीखने का। तो वो गलतियां आपसे ना हो और आप बिल्कुल इसमें अपना करियर बना सकते हैं अगर आप जॉब में हैं तो। जी बिल्कुल सही कहते हैं, जीवन एक ही है, प्रयोग के लिए भी और जीने के लिए भी। तो अगर आप इस नए क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, रिसर्च करनी होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपका उस क्षेत्र के प्रति जुड़ाव होना चाहिए, उम्मीद नहीं खोना है, निराश नहीं होना है, मेहनत करनी है, थोड़ी सी देर जरूर लगेगी, लेकिन यह क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरा हुआ है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। सर यहाँ हम जानना चाहेंगे कि आपने खेती का बता दिया, वहाँ से प्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन अब वो अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लेकर जाएं, कैसे कस्टमर तक पहुँचाएं, और हम जानना चाहेंगे बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ऐसे कुछ टिप्स जो हमारे किसान भाइयों तक पहुँचेगी, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाएं जिससे वो अच्छा उससे कुछ उपार्जन प्राप्त कर सकें। बहुत ही सरल सा एक मैं सरल भाषा में इसको समझाना चाहूँगा कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो आपकी लागत कम होती है जी, और जब लागत कम होती है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो कई किसान मार्केट नहीं है ये सोचकर प्राकृतिक खेती शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करने तो अगर हम कहाँ इसको मार्केट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो भी किसान साथी ये प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपके पास मार्केट डेवलप नहीं है, क्योंकि आप देखिए इनपुट कॉस्ट आपकी यानी शुरुआती लागत आपकी अगर कम हो रही है और अगर आपका उत्पादन उतना ही आप लेके आ रहे हैं जितना आप रासायनिक खेती में ले रहे हैं तो भी आपको इसमें लाभ है, इसमें प्रॉफिट है। मार्केट आप धीरे धीरे बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए आप सोशल मीडिया का ऑप्शन चूज करें बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है कि सोशल मीडिया पे आप अपने आप को प्रमोट करें, प्रोजेक्ट करें, निश्चित तौर पे आपको मार्केट आगे जाके मिल सकता है। सर आपने दोनों को ही कंपेयर कर दिया, तो क्या उत्पादन भी दोनों में समान प्राप्त हो पाएगा? बिल्कुल, पहले ही साल आप उतना ही उत्पादन ले सकते हैं जितना आप रासायनिक भी ले रहे हैं, हो सकता है आपको आगे जाके इससे ज्यादा भी उत्पादन मिल सकता है, क्योंकि उस तरह का एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल अगर आपने अपने खेत पे खड़ा कर दिया, इकोसिस्टम आपने क्रिएट कर लिया, निश्चित तौर पे आप उस तरह का ही उत्पादन ले सकते हैं जितना आप रासायनिक खेती में ले रहे हैं, और लागत आपकी यहाँ कम हो रही है। आप अपनी मिट्टी में जहर नहीं डालेंगे, आपने आपकी मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सर कृषि क्षेत्र में इनोवेशन कितना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, यह कदम कितना ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है किसान भाइयों के लिए, कितना यह प्रासंगिक है? देखिए इनोवेशन तो आते ही जा रहे हैं कृषि में, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टअप्स अगर इतने सारे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इनोवेशंस को लेके आ रहे हैं। तो जब आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो कई सारे एवेन्यूज आपके ओपन होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि खेती अपने आप में एक बहुत बड़ा अथाह सागर है। इसमें जब आप आते हैं तो फूड प्रोसेसिंग में आप जा सकते हैं, आप इसमें ग्रेडिंग में आप जा सकते हैं, पैकेजिंग में आप जा सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन की हम जब बात करते हैं तो कई सारे एवेन्यूज आपके पास ओपन हो जाते हैं। सर कहीं ना कहीं जैसे मान लें कि कुछ ऐसी, जैसे एक बहुत बड़ा फेमस शब्द है हमारे क्षेत्रों का जुगाड़, ऐसे कुछ यंत्र बनाना कि कुछ बीज बनाना, कुछ ऐसी परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न करना जिससे कम संसाधनों में कुछ अच्छा प्राप्त हो सके, ऐसे कुछ क्या टिप्स हैं जिससे किसान भाइयों मेरा ये मानना है कि किसान से अच्छा कोई जुगाड़ खेती में बना नहीं सकता। तो मैंने ऐसे कई सारे देखे हैं, जो आपने बोला जुगाड़ जो एक शब्द है, तो ऐसे कई मैं किसानों को जानता हूँ, इस तरह के कई किसान हैं जो इस तरह के जुगाड़ लेके आ चुके हैं। तो आज के समय में खेती को हमको सरल बनाना चाहिए, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो खेती को सरल बनाइए
और आप उसमें विश्वास रखिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर आप कोई एक पद्धति को फॉलो कर रहे हैं तो आप उस पर थोड़ा सा बिलीव रख के आप कर सकते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा, प्राकृतिक खेती की जब आप बात करते हैं तो एक सीवीआर सॉइल टेक्निक भी है। हमारे पद्मश्री श्री वेंकट रेड्डी जी हैं हैदराबाद के, उन्होंने ये तकनीक को इजाद किया है। तो यहाँ सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से आप अपने फसलों में कीट को नियंत्रित कर सकते हैं और फसलों को पोषण दे सकते हैं। तो आपको ये प्राकृतिक कीटनाशक बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 3 साल से इस तकनीक का उपयोग कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेड्डी सर को, जिन्होंने ये तकनीक को आविष्कार किया है। उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया अभी हाल ही में। बहुत खूब। सर, हम जानना चाहेंगे कि मल्टी लेयर फार्मिंग के विषय में सुनने में आता है, तो यह कितनी कारगर है इस क्षेत्र में निवेश के लिए? देखिए, जो किसान जिनके पास सीमित जगह है, जो बहुत छोटे रकबे के किसान हैं, उनके लिए तो एक वरदान है, क्योंकि एक ही समय पे एक ही जगह पे आप कई सारी फसलें ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि एक पंचस्तरीय बागवानी मॉडल है, जिसमें आप एक, जैसे जंगलों में क्या होता है, एक बड़ा पेड़ है, एक छोटा पेड़ है और उसमें कई सारे क्रीपर्स ग्रो रहे हैं, तो उस तरह का एक मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। एक आप जब ये मॉडल डेवलप करते हैं तो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आपके खेत में खड़ा हो जाता है, तो एक ही समय में आप 4 से 5 फसलें अपने खेत पे ले सकते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सर, कहीं ना कहीं एक बात यहाँ सामने आती है कि मान ले कोई इस तरीके की खेती का मूड बना भी ले, प्लान कर भी ले, लेकिन वहीं उसके आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के खेत हैं, वो उसी पद्धति को अपना रहे हैं, रासायनिक खेती बहुत समय से चली आ रही। तो ऐसी स्थिति में मान लें उनके फसल में कोई रोग आ जाता है और उसे दूर करने के लिए दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो वो रोग वहां से विस्थापित होकर ऐसा हो सकता है कि जो इस पद्धति को अपना रहा है उसके ऊपर हावी हो जाए, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। कई किसानों का ये सोच में आता है कि हमारे आसपास के किसान रासायनिक खेती करते तो हमारे खेत में क्या असर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब प्राकृतिक खेती करते हैं, और मैंने बताया कि 4 स्तंभों को अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी मिट्टी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि आपके पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि आज के समय में कोरोना का समय है और आपने देखा होगा कि एक परिवार में 5 या 6 लोग हैं, 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, बाकी 3 लोग नहीं हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप्ड है। सिमिलरली आपके पौधों का भी, आपकी मिट्टी का भी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। जी, मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत जरूरी था, जिसका उत्तर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। जो सर ने बता ही दिया है कि किस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी होती है तो उस पर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि कोई अगर रासायनिक कर रहा है तो हम भी उसी पद्धति को अपनाएं, हम दूसरी पद्धति के साथ जा सकते हैं। सर, इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से रोजगार की हमने इस विषय में बात कर ली, पद्धति की इस विषय में हमने बात कर ली, तो कुछ किसान हैं जिनके पास में बहुत कम जमीन है, लेकिन वो इसके साथ में कुछ दूसरी चीजें जैसे पशुपालन भी करें और उससे जो संबंधित इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसकी हम बात करते हैं कि उससे गोबर, उससे गौमूत्र, उनका किस तरीके से वो उपयोगिता को आगे ले जाएं या उन प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाएं जिससे उनको और दूसरे संसाधन तैयार हो जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास अधिक मात्रा में गोबर उपलब्ध है तो उस तरह से आप जैसे गोबर से धूप बत्ती बनती है, तो इसका भी बहुत अच्छा मार्केट डेवलप होता जा रहा है। सिमिलरली जैसे मैं बताया कि गौमूत्र के अर्क भी आप उसमें बना सकते हैं। जैसे टेरेस गार्डनिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इस तरह के जो कस्टमर्स हैं आप उन तक पहुंच सकते हैं वो उत्पाद लेके, क्योंकि उनके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो एक ऑप्शन उनके पास हो सकता है कि जिससे कहीं ना कहीं वो आगे जुड़ सकते हैं। सर, बहुत ही संक्षेप में बस एक ही लाइन में मान लें इसका उत्तर जानना चाहूंगा कि आज कर्ज जो में डूबा हुआ किसान है, तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि किसानी जो है कहीं कर्ज में ना ले जाए, तो इससे कैसे, इस मानसिकता से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? देखिए, ये बहुत संक्षेप रासायनिक खेती हम जब कर रहे थे, एक विशेष सर्कल यानी एक चक्रव्यूह बन गया है, क्योंकि आपका उत्पादन घटता तो आप ज्यादा से ज्यादा केमिकल डालते हैं जी, आगे जाके फिर उत्पादन घटता तो आप फिर से केमिकल डालना शुरू करते हैं, तो आपकी लागत बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती आप जब करते हैं तो आपकी लागत कम होती है, उत्पादन आपका बढ़ता है। जब आपकी लागत कम होगी तो आपका आप मुनाफे में जाएंगे और कर्ज नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए, ये प्रश्न का उत्तर बहुत आवश्यक था कि कहीं ना कहीं आज हम हर जगह अखबारों में, न्यूज़ में ये सुनते चले आ रहे हैं कि किसान कर्ज में डूबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण है कि शायद उसने अपनी ट्रेनिंग, अपना रिसर्च कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर कर दिया था। तो इसलिए उसको बढ़ाएं, और अगर आप सही तरीके से खेती करेंगे तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, नमस्कार।